हेलो एवरीवन, मैं आप सबका क्लास वाला के अंदर वेलकम करता हूं। आज हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जेनेटिक्स के बारे में, जिससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जेनेटिक्स के एक्चुअली में फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। फादर के इन्होंने किस के बारे में बताएगा। नॉर्मली सबको पता होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये नॉर्मली हम सबको पता होता है, लेकिन इन्होंने क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या इन्होंने बताया, और इसके बाद में ये इनकी जब डेथ हो गई तब इनको एक्चुअली में जीते जी इनको क्या नहीं मिला था। मैंने आपको और भी बताया कि इनको जीते जी क्या नहीं मिला था। जीते जी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं मिली थी। इनके मरने के 16 इयर्स बाद में इनकी जब रिसर्च को वापस खोजा गया, वो एक्चुअली में कैसे खोजा गया वो हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्मली ये जान लेते हैं कि मेंडल क्या थे, मेंडल ने किस चीज पे रिसर्च की थी, और मेंडल इतने सक्सेसफुल क्यों हुए इस रिसर्च के अंदर, है ना। इस रिसर्च के अंदर इतने मेंडल सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेंडल ही रिसर्च कर रहे थे, बाकी ये और साइंटिस्ट भी थे जो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे। वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, उसका रीजन क्या है, ये भी हम इस चीज पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, है ना। और ये इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे कि उस टाइम जब मेंडल क्या करे, जब मेंडल ने अपने रिसर्च को पब्लिश करवाया था, उस टाइम उनकी पब्लिश जो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली। एक्चुअली में मेंडल ने जीते जी भी पब्लिश करवाई थी अपनी रिसर्चेज को, तो उस टाइम उनको इतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं मिली, उस टाइम उनकी रिसर्च को क्यों अपनाया नहीं गया। इस चीज पे हम आज इतनी चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कल क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेंडल के क्या क्या नियम थे, है ना। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर जान लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इन्होंने किसके ऊपर रिसर्च की थी? पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी। पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पीसम सटाइवम। क्या बोला जाता है? पीसम सटाई सटाइवम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पीसम सटाइवम, इसको क्या क्या किया जाता है? पीसम सटाइवम बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पीसम सटाइवम इसको बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम पीसम सटाइवम। ठीक है, इतनी चीज आप हमने क्या कर ली, इस चीज में डिस्कस कर ली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी जब बर्थ हुआ था 1822 में, डेथ हुई थी 1884 के अंदर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन मोंग थे, है ना। अब इसकी मैं रिसर्च बताता हूँ। इन्होंने क्या किया था, इनको एक्चुअली में जेनेटिक्स वगैरह करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इनको इंटरेस्ट था ना, कि जैसे ट्रेड्स होते हैं, जैसे लक्षण होते हैं, वो ट्रांसफर कैसे होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, धीरे धीरे कॉलेज टाइम से इन्होंने रिसर्च शुरू कर दी थी। फिर ये क्या करने लग गए, फिर जब जब इनकी जो क्या होगी, इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो ये क्या बन गए, मोंग बन गए, यानी कि एक तरह से क्या बन गए, पादरी बन गए, यानी फादर बन गए। ऑस्ट्रियन मोंग थे, ना। मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रियन मोंग थे। ऑस्ट्रिया कंट्री नहीं है क्या, ऑस्ट्रिया। उस ऑस्ट्रिया के क्या थे, मोंग थे, यानी कि क्या थे, फादर थे। फादर होते हैं जो चर्च के अंदर काम करते हैं, है ना। चर्च के अंदर काम करते हैं ना। चर्च के अंदर काम करने वाले क्या थे, फादर थे। इन्होंने स्टडी की थी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी किसके ऊपर रिसर्च की थी, इनहेरिटेंस के ऊपर, वंशानुगति। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इन हेरिटेंस, अभी मैंने आपको यही बात बताई थी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वंशानुगति। अब वंशानुगति क्या होता है? वंशानुगति वही होता है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन से, सपोज करो एक जनरेशन, पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है ना। यानी कि जैसे फादर से उसके सन में जाना, माता से उसके सन के जाना, उसी को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई, है ना। इसी के ऊपर बेस्ड करके इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, है ना। 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम प्रभावितता का नियम बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। और तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, है ना। ये नियम हम कल पढ़ेंगे। पहले हम इनको जान लेते हैं कि इन्होंने और क्या क्या बताया था। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को इग्नोर किया था 20वीं सेंचुरी तक, है ना। क्यों किया गया था, इसकी भी हम बात जान लेते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या थे, जब इन्होंने रिसर्च की थी, तब इन्होंने बहुत सारे क्या थी, मिथ्स को तोड़ा था। इन्होंने बहुत सारी मिथ्स को क्या था, उस टाइम जो मिथ्स मानी जाती थी, मिथ्स क्या होती थी, जो कैसे साइंटिस्ट होते थे ना, वो बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने रिसर्च के अंदर बताया वो इन्होंने करेक्टर्स
बताया कि ये हो ही नहीं सकता कि ऐसी चीज होती भी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये इन्होंने ये बताया कि ऐसी चीज होती, ये मिथ्स के ऊपर हो गई। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम क्या किया था, इनकी रिसर्च को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। अब इनको इनको इतनी सक्सेस क्यों मिली, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही तो है इसका इनका पी प्लांट चूज करना। पी प्लांट चूज करने के बाद में इन्होंने 7 ईयर्स तक रिसर्च की थी, इसके ऊपर क्या की थी, 7 ईयर्स तक रिसर्च की थी, है ना। 1863 तक इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। 1866 के अंदर इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया था, है ना। 1866 के अंदर अपनी रिसर्च को क्या करवाया था, पब्लिश करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रिसर्च को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि और क्या क्या रीजन थे। पहला पी प्लांट। अब पी प्लांट के चूज करने से इनको इतनी क्या बोली, इतनी सफलता क्यों मिली, इतनी सक्सेस क्यों मिली। देखो इन्होंने क्या किया था, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब लक्षणों के ऊपर जो लक्षण ट्रांसफर। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, लक्षण। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, लक्षण। कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसी की बात कर रहा है, लक्षण। ठीक है, लक्षणों को ये बोला जाता है। अब इनको सक्सेस इतनी क्यों मिली, देखो इसके बारे में बताता हूँ। पी प्लांट एक तो 2-3 महीने में तैयार हो जाता है, 2-3 मंथ में तैयार हो जाता है। तो जब इन्होंने इतने सालों तक, कितने 7 ईयर्स तक जब इन्होंने रिसर्च की, तो इनको बहुत ज्यादा जनरेशन देखने को मिली। भाई प्लांट तैयार हो गया, उसके बाद में उन्होंने इसको रिसर्च कर ली, फिर और नया प्लांट तैयार हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट तैयार हो गए, है ना। एक है ना ये जल्दी, ये इसके अंदर मेल और फीमेल होते हैं, तो क्या होता है, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पौधे उगाने में आसानी हुई। ठीक है, और इन्होंने 7 करेक्टर्स चूज किए थे। कितने करेक्टर चूज किए थे, 7 करेक्टर्स चूज किए थे इसके ऊपर, ओनली 7 करेक्टर्स चूज किए थे। और सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने एक टाइम पे एक ही करेक्टर चूज किए थे। लेकिन जो इन्होंने 7 करेक्टर चूज किए थे, जो ये इन्होंने 7 लक्षण चूज किए थे, वो अपोजिट करेक्टर्स थे। वो सारे के सारे क्या थे, अपोजिट करेक्टर्स थे। अपोजिट करेक्टर चूज किए। जैसे मैंने बोला, मैंने ले लिया टोल। टोल का अपोजिट करेक्टर्स कौन सा होता है, टोल का अपोजिट करेक्टर होता है ड्वार्फ। तो इन्होंने टोल और को क्या ले लिया, ड्वार्फ ले लिया, है ना। अब मैं बोल देता हूं, मैंने ले लिया येलो, है ना। येलो के साथ क्या ले लिया इन्होंने, ग्रीन ले लिया। येलो के साथ क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया। मैंने बोल दिया राउंड, है ना। राउंड के साथ इन्होंने क्या ले लिया, रिंकल्ड ले लिया, है ना। रिंकल्ड जिसका मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, रिंकल्ड ले लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मतलब क्या लिए, इन्होंने जितने भी करेक्टर्स लिए ना, उनके अपोजिट करेक्टर्स लिए, ताकि इनको पता चल जाए कि रिसर्च करते टाइम कि इसके अंदर कौन सा करेक्टर आया है, ताकि अगली पीढ़ी के अंदर इसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, है ना। और है ना, इन्होंने जैसे पर्पल के साथ क्या ले लिया, व्हाइट ले लिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्ट कलर बता दिए, ग्रे राउंड, है ना। ग्रे राउंड, इसके इन्होंने कौन कौन से करेक्टर्स लिए थे, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, कौन कौन से करेक्टर लेते हैं, व्हाइट, रिंकल्ड, ग्रीन, वोयलेट, है ना, कंस्ट्रिक्टेड यानी पिचका हुआ, ग्रीन, है ना, टर्मिनल, रूट, फ्लावर वाला, और शॉर्ट और टॉल, है ना, जो छोटा और बड़ा। इस टाइप के इन्होंने क्या लिए थे, 7 करेक्टर्स लिए थे, येलो, व्हाइट, फुल येलो, है ना। इसके अंदर मिला के इन्होंने ये करेक्टर्स लिए थे। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इनको ये सक्सेस तो मिल गई, अब इन्होंने क्या क्या इसके ऊपर रिसर्च की थी, है ना। इन्होंने एक्चुअली में जीन वर्ड यूज नहीं किया था। आपके बहुत बार आता है कि जीन वर्ड, है ना, जीन वर्ड, है ना, किसने दिया था। तो जीन वर्ड किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जीन वर्ड किसने दिया था, जोहानसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन वर्ड दिया था। ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि जीन जीन किसने दिया था, जो हानसन ने दिया था। अब बात आती है ना, हमारे बोलते हैं कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था। तो जेनेटिक्स वर्ड दिया था, जेनेटिक्स वर्ड दिया था वॉटसन ने। किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। जीन वर्ड किसने दिया था, जोहानसन ने। जेनेटिक्स वर्ड दिया था रॉबर्ट वॉटसन ने। अब ये बात आती है कि सर इसने ये दिया था, तो मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था, जीन वर्ड यूज नहीं किया था। क्यों, क्योंकि आजकल तो हम यही पढ़ते हैं कि जीन्स के ऊपर स्टडी किसने की थी, भाई मेंडल ने की थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअल में उसकी तरह यूज किया था फैक्टर। क्या नाम यूज किया था, फैक्टर। जस्ट सेकेंड, क्या वर्ड यूज किया था, फैक्टर यूज किया था। फैक्टर का मतलब हो गया कारक। इन्होंने कारक वर्ड यूज किया था, फैक्टर वर्ड यूज किया था, है ना। किसकी जगह, जीन की जगह। उन्होंने बोला था कि जो फैक्टर हो रहा है ना, वही एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है। भाई नाम तो, भाई काम तो वही है ना, चाहे राम की जगह श्याम ले लो, बात तो वही है ना। नाम, भाई एक का नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाते हैं, है ना।
आप किसी भी, जैसे सपोज करो आप किसी का नाम बदल देते हो, किसी का नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम रख देने से वो एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ी बन जाता है। गधे का घोड़ा नाम रख देने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता ना। तो वही बात है कि नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, मैंने जो इतनी चीज बताई आपको ये समझ में आ गई है ना। तो हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया था, दो टाइप के क्रॉस करवाए थे। पहले एक्चुअली में और देख लेते हैं कि ये मर इनकी डेथ होने के बाद में, जब इनकी डेथ हो गई थी, है ना, जब ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो गई थी, उसके यानी कब हुई थी इनकी डेथ, 1884 के अंदर। 1884 में डेथ हुई थी। उसके 16 ईयर बाद में एक साइंटिस्ट आए, एक्चुअली में 3 साइंटिस्ट थे, जिनमें वन ऑफ द साइंटिस्ट कौन थे, वन ऑफ द साइंटिस्ट थे ह्यूगो ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस, वन ऑफ द साइंटिस्ट क्या थे, ह्यूगो डी वेरिस थे, है ना। इन्होंने क्या चीज बताया था, इन्होंने एक्चुअली में इनकी जो रिसर्च थी, इनकी रिसर्च की क्या थी, इनको वापस खोजने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। कैसे, है ना। ह्यूगो डी वेरिस भी इन्हीं करेक्टर्स पे रिसर्च कर रहे थे, जिन करेक्टर को मेंडल ने पब्लिश करवाया था। मेंडल ने जिन करेक्टर्स को पब्लिश करवाया था, तो ह्यूगो डी वेरिस भी क्या कर रहे थे, उस पे रिसर्च कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उससे ये चीज बताई, उन्होंने अपनी रिसर्च से क्या चीज बताई, उन्होंने ये बताया कि ये जो एक्चुअली में जो मैं चीज रिसर्च कर रहा हूँ ना, एक्चुअली में जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो मेंडल पहले ही कर चुके हैं। ये एक्चुअली बोटनिस्ट थे, है ना, ये भी क्या थे, बोटनिस्ट थे, है ना, बोटनिस्ट थे, और इन्होंने भी उसी के ऊपर रिसर्च किया था। फिर 1900 के बाद में इनको क्या मिला गया, नोबेल प्राइज मिला। इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, है ना। और उसके बाद में इनको क्या मिलेगी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिल गई, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स की। अच्छा, एक और आता है कि न्यू आनुवांशिकी, यानी कि एक्चुअल में डीएनए वगैरह के बारे में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे ह्यूमन डीएनए वगैरह के बारे में बताया था। तो डीएनए वगैरह के बारे में, डीएनए से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, वो बताया था ह्यूगो डिवेरिस ने बताया था, ह्यूगो डिवेरिस ही बताए थे, है ना। इसलिए नई आनुवांशिक के पिता कौन बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, मैंने इतनी चीज समझाई, ये सारे के सारे कैरेक्टर समझ में आ गए, है ना। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, है ना, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस जान लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है कि हम एक्चुअल में एक ही टाइप का करेक्टर ले रहे हैं, है ना, एक ही टाइप के अपोजिट करेक्टर लेते हैं। जैसे मैंने लिया, पहले मैंने टोल का करेक्टर ले लिया, है ना, टोल का करेक्टर ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया ड्वार्फ का करेक्टर, है ना, ड्वार्फ का करेक्टर। टोल का मतलब क्या हो गया, लंबा, है ना, टोल का मतलब क्या हो गया, लंबा, और ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, बोना। इसका मतलब क्या हो गया, बोना, ठीक है। मैंने टोल वाला लिया टीटी, ड्वार्फ वाला ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो यहाँ पे लिख के बाद में समझाऊंगा, पहले इसे समझो कि इन्होंने क्या बोला कि एक मेल है एक फीमेल है, एक क्या है, मेल है, एक क्या है, फीमेल है। अब जैसे एक मैंने बोला कि माता सपोज करो बड़ी है, माता की हाइट ज्यादा है और फादर की हाइट कम है ना। एक्चुअली में तो उल्टा होता है कि फादर की हाइट ज्यादा होती है, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मदर की हाइट क्या है, ज्यादा है, और फादर की हाइट क्या है, कम है, ठीक है। तो जब उन दोनों का बच्चा होगा, जब मदर और फादर से क्या होगा, बच्चा होगा, तो उनका बच्चा कैसे होगा, हाइट ज्यादा होगी उसकी, कम होगी, या फिर दोनों के लक्षण होंगे। एक्चुअल में जो उनका बच्चा होगा ना, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। वो करेक्टर कौन सा शो करता है, वो लंबा होता है, बोना होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो करेक्टर कौन सा शो करेगा एक्चुअली के अंदर। अगर फादर अगर फादर मैं बोलता हूं, अगर फादर टॉल है और मदर क्या है, ड्वार्फ है, फादर क्या है, टॉल है, मदर है ड्वार्फ, है ना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया। अब उनका बच्चा होगा तो उसके अंदर ज्यादा टॉल होने के चांसेस होते हैं या ड्वार्फ होने के चांस होते हैं। उसके अंदर करेक्टर दोनों होंगे, बोना भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है ना। तो ज्यादा चांस किसके होते हैं, बड़ा होने की, है ना। जैसे मैंने बोला कि उसके ज्यादा चांस कितना होता है, टॉल होने की, है ना। जैसे सपोज करो एक कपल है, उनके कितने 4 बेटे हैं, तो उनमें हो सकता है तीन की एटलीस्ट हाइट लंबी हो। अगर जो कपल है उनमें से किसी एक की हाइट लंबी है, तो मैक्सिमम चांस है कि उनके बच्चे होते हैं ना, उनकी भी हाइट क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। कैसे ये समझो, मैंने बुलाया इन दोनों के बीच में, मैंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। मैंने इन दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ये इसके साथ क्रॉस हो गया, है ना, ये
इसके साथ क्रॉस हो गया, ठीक है। ये क्या बना, टी और टी, है ना, टी और टी ले लिया, ठीक है, ये चीज ले ली, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, अब बात करते हैं। अब मैंने ये बताया, अब मैंने लिया एक ये टी ले लिया, ठीक है। एक मैं इसको वापस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। मैंने इसको टी को क्या किया, ऐसे कर दिया, यानी कि किसे, दो पार्ट्स में, ये टी, ये टी, फिर क्या किया, इसको दो पार्ट्स में, ये टी और ये टी, है ना। अब आप क्या देख रहे हो, है ना, ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब मैं हमेशा मेल फीमेल के साथ करेगा, सपोज करो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल वाला है ना। तो आपस में तो करेंगे नहीं भाई, ये इसके साथ नहीं करेगा, तो ये किसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये इसके साथ करेगा। तो जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा इसका, है ना, टी टी के बनेगा, दोनों का कैपिटल टी बनेगा, है ना। जब ये क्या करेगा, जब ये किसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ करेगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, है ना। ये बनेगा नहीं बनेगा। जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तब कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। जब ये दोनों के साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों के दोनों क्या बन रहे, स्मॉल टी बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखो, अब इससे क्या बताता है कि ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये कैपिटल टी यानी कि ये वन हो गया। फिर ये दोनों क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सेम है। फिर ये क्या है, ये सेम है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये भी टोल है, ये भी क्या है, टोल है। ये क्या है, ये भी क्या है, टोल है। और ये क्या है, ड्वार्फ है। ये क्या है, ड्वार्फ है। यानी कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि इसमें टोल के कितने है, 3 टोल है और 1 क्या है, ड्वार्फ है। यानी टोल और ड्वार्फ का रेशियो क्या आ गया, 3:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो, ये क्या है इसका जीनोटाइपिक रेशियो है ना। अब मैं बताता हूँ जीनोटाइपिक रेशियो, और ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। क्या है इसका, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। अब आपको बात करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, बात को समझो। मैंने बताया कि इसके अंदर 75% चांस है इसके टॉल होने की, और इसका 25% चांस है क्या है, इसका ड्वार्फ होने की, है ना, ड्वार्फ होने की चांस है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर जीन किस टाइप का है, जो जीन होता है ना वो किस टाइप का है, उसी से पता चलता है कि ये जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि उसके अंदर जीन्स किस टाइप के हैं। मैंने बोला उसके अंदर क्या है, ये टॉल वाला, यानी कि इस टाइप का एक करेक्टर है, इस टाइप के 2 करेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 करेक्टर है, और ये जो स्मॉल टी वाले हैं ना वो कितने करेक्टर है, 1 करेक्टर। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा। लेकिन फिनोटाइपिक क्या होता है कि मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं वो क्या हो गया, मेरे अंदर के अंदर जीन्स कैसे हैं वो तो क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो होगा। फिनोटाइपिक हो गया मैं दिख कैसे रहा हूं, मैं लंबा दिख रहा हूं, छोटा दिख रहा हूं, काला दिख रहा हूं, धोड़ा दिख रहा हूं, ना, समझ में आ रही है। मतलब ब्लैक व्हाइट ये जो जितना कॉम्बिनेशन हो रहा है ना आपका, जो आप दिख कैसे रहे हो, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, फिनोटाइपिक के अंदर आता है। ये तो हमने एक करेक्टर लेके क्रॉस करवाया, यानी कि ये है क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि उसको क्या बोला जाता है, एकल संकरण क्रॉस बोला जाता है, एकल संकरण, एकल संकरण क्रॉस बोला जाता है। ये मेंडल का पहला क्रॉस था, है ना। अब हम कल पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और पढ़ेंगे मेंडल के लॉज के बारे में, है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, ठीक है। तो आज का अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम अब से क्या कर रहे हैं, जो अपना नेक्स्ट आने वाला मंडे होगा उससे हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और क्या करते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।